ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और हर रोज की तरह हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं उन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं ऑन द शो के जरिए कि आज किन महत्वपूर्ण खबरों पर विशेष तौर पर हमारी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और गोल्ड बॉन्ड बेचेगी सरकार। जी हाँ, क्या कुछ अपडेट आई है गोल्ड बॉन्ड में। जिस तरीके से लगातार लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के नई जानकारी क्या है वो आपसे थोड़ी देर में आपको पता लगेगी। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने लगा जुर्माना। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनियों के लिए तमाम मुश्किलें अभी भी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। नई अपडेट क्या है वो आपसे बस कुछ ही देर में बताएंगे। क्या आपके डीमैट अकाउंट में भी ये खोट है? कौन सा वो खोट है? और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसमें क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं वो डिटेल में चर्चा करेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा में सोने का घोटाला, क्या है ये नई अपडेट? बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी मुश्किलें थमती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और पेटीएम से क्यों डरने लगे हैं बैंक? जी हाँ, पेटीएम को लगातार विस्तार पूर्वक हम हर रोज जो है चर्चा में ला करके आपको बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। और आज भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें निकल करके आई हैं। और चीन का जादू है कायम। जी हाँ, क्या जादू है वो, किस क्षेत्र में ये जादू कायम हो रहा है वो आपसे थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जो है गोल्ड बॉन्ड से ही करते हैं। जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी की सफलता से सरकार उत्साहित है। बेहतर रिटर्न के कारण निवेशकों का गोल्ड बॉन्ड के प्रति रुझान काफी तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में गोल्ड बॉन्ड से प्राप्ति का लक्ष्य 10% बढ़ा दिया है। सर, गोल्ड बॉन्ड से सरकार को आखिर में क्या फायदा दिखाई दे रहा है, और क्या जिस तरह के रिटर्न हमने देखे हैं नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, पिछले 2 साल में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित स्कीम रही फिक्स्ड इनकम के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से, वो गोल्ड बॉन्ड थी। अगर आप पिछले साल का आंकड़ा देखें तो पिछले साल गोल्ड बॉन्ड ने करीब 12.9% का 13% के आसपास का रिटर्न दिया, क्योंकि इस पर 2.5% का फिक्स्ड, 2.5% का फिक्स्ड रिटर्न भी गवर्नमेंट गारंटी करती है। इससे दो चीज़ें अलग अलग देखना है, सरकार के नज़रिए से और निवेशकों के नज़रिए से देखें। तो पहले हम निवेशकों के नज़रिए से देखें। पिछले साल गोल्ड बॉन्ड उन स्कीमों में थी जिन्होंने इन्फ्लेशन को बीट किया, इन्फ्लेशन को हराया और उससे बेहतर रिटर्न दिया, क्योंकि पिछले साल गोल्ड की कीमतें भी बढ़ी थी, सोने में भी तेजी थी, और उससे ऊपर लोगों को 2%, 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न इस स्कीम में मिलता था। इसलिए जो पहली ट्रांच, जो पहली किस्त जब मैच्योर हुई तो इसका रिटर्न काफ़ी शानदार था, और दूसरी ट्रांच भी हाथों हाथ बिकी। इसलिए सरकार अब 10% की बढ़ोतरी और करेगी गोल्ड बॉन्ड इशुएंस में, और करीब करीब 29,638 करोड़ रुपए के आसपास के गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। तो निवेश की दृष्टि से पिछले साल में इसमें निवेशकों को लाभ भी हुआ और इसमें निवेश भी बढ़ा है। सरकार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? सरकार का इससे फायदा क्या है? सरकार को गोल्ड बॉन्ड के जरिए कर्ज लेने का एक नया जरिया बन गया है, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड भी सरकार की तरफ से लिए जाने वाले कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा होता है। पिछले साल के जो आंकड़े हमारे पास हैं वो 26,852 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज सरकार ने गोल्ड बॉन्ड के जरिए जुटाया था। यानी गोल्ड की कीमत पर इसमें निवेश आकर्षित किया जाता है और लोग अपना पैसा इसमें लगाते हैं। और ये बजट के आकलन से करीब करीब दोगुने से भी ज़्यादा था। 11,200 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में सोचा था कि गोल्ड बॉन्ड से आएगा, और आया 26,852 करोड़ रुपए। और अभी सोने की कीमतें चूंकि ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर अभी अगले साल के लिए भी सरकार को इसमें बेहतर जमा होने की उम्मीद है। चलिए, तो निवेशक और सरकार दोनों के लिए ही सोना। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें समझना जरूरी है कि गोल्ड बॉन्ड में पिछले साल के दौरान रिटर्न बहुत अच्छे आए, लेकिन इस साल के निवेशकों को वैसे रिटर्न मिल पाएंगे, क्योंकि अब जो एंटर कर रहे हैं लोग, उनको गोल्ड की ऊंची कीमत पर आएंगे। दूसरी एक चीज़ और पिछले साल निकली थी जिस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, क्योंकि ये बॉन्ड छोटे निवेशकों के लिए जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने पिछले साल देखा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो अमीर और रिच निवेशक हैं, उन्होंने भी गोल्ड बॉन्ड में अपना निवेश बढ़ाया है। चलिए, इस बीच सरकार और नियामक के बार बार कहने के बाद भी टेलीकॉम कंपनियां अनचाही कॉल्स और मैसेज को रोकने में नाकाम रही है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ ट्राई ने सख्त कदम उठाया है। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने अनचाही कॉल और मैसेज रोकने में नाकाम कंपनियों पर 110 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सर, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं या कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है? पहली बार जो टेलीमार्केटिंग कॉल या पेस्की कॉल्स आ रही हैं, उनको लेकर सख्ती होती दिखाई दी है, जैसी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। इसमें वो सूचनाएं, वो कॉल्स शामिल हैं जिनके लिए आपको नियमित रोज परेशान किया जाता है। हालांकि कॉल्स की संख्या कम नहीं हुई है, कॉल दिन भर में आपके पास भी ओवरड्राफ्ट के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आती हैं, लेकिन अब इन पर सख्ती शुरू हुई। सरकार ने बताया कि 110 करोड़ रुपए का
जुर्माना टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया गया। लेकिन इसके साथ दो और महत्वपूर्ण काम हुए जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सरकार इस पूरे तंत्र के भीतर तक पहुंची है। पहले तो एक काम ये हुआ है कि करीब करीब 9.9 लाख बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं जिनके जरिए इस तरीके की कॉल्स की जा रही थी, यानी जिन अकाउंट्स के जरिए ये फ्रॉड पेक्स की कॉल हो रही थी, जिनमें आपसे ट्रांजेक्शन्स कराए जाते थे, पैसे मंगाए जाते थे और फेक काम होता था। और इसके अलावा करीब करीब 2.8 लाख, करीब करीब 3 लाख के आसपास मोबाइल कनेक्शंस भी बंद किए गए हैं जहां से इस तरीके की कॉल्स जा रही थी। तो आप ये मान सकते हैं कि ये पहला बड़ा क्रैकडाउन है जो फर्जी कॉलें, जो फ्रॉड कॉलें और जो आपको ठगने और लूटने वाली कॉल्स आती थी उन पर सख्ती होती दिखाई दे रही है। नहीं सर, सख्ती तो हुई है, लेकिन ये उम्मीद करें कि भविष्य में अब नहीं आएंगी, या फिर अभी आपको लगता है कि खाली शुरुआती कार्रवाई? अभी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। हमारे आपके अनुभवों के हिसाब से मार्केटिंग की, सेल्स की कॉल्स वैसे ही आ रही हैं। फ्रॉड की कोशिशें भी नए नए तरीके से होती चली जा रही हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड्स में सरकार और एजेंसियों के बीच इसी तरीके की होड़ चलती रहती है। लेकिन 1-1.5 साल बाद पहली बार ऐसा दिखाई दिया है जब सरकार इन पर एक्शन ले रही है या कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि चलिए इस इन एक्शन का कुछ रिएक्शन देखने को मिले और थोड़ी सी राहत लोगों को मिले। देश में नए डीमैट अकाउंट खुलने की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसके साथ ही बिना नॉमिनी वाले खातों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसकी वजह से बाजार नियामक से भी काफ़ी चिंतित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़, जी हाँ करीब 10 करोड़ यानी कि 70% से अधिक डीमैट खाते ऐसे हैं जिनमें किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया गया है। खास बात यह है कि ज़्यादातर लोगों ने जानबूझ करके नॉमिनी ना बनाने का विकल्प चुना है। ऐसे में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिस का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। सर, ये कितना बड़ा इसे आप खतरा मान रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती नियामकों की? ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ये खासतौर से निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ETF में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। जो आंकड़े आए उस हिसाब से करीब करीब 10 करोड़ यानी 72% के आसपास, 72-73% जो टोटल डीमैट खाते हैं उनके 70 से 72% खातों में नॉमिनी नहीं है। केवल सिंगल होल्डर है जिस होल्डर के नाम पर वो अकाउंट खुला है और उसमें ट्रेड हो रहा है। जबकि व्यवस्था के तहत उसमें एक नॉमिनी जरूर होना चाहिए ताकि उसकी अनुपस्थिति में उसे उसके शेयर और बाकी चीज़ों का हस्तांतरण किया जा सके। ऐसा क्यों हो रहा है? यह आंकड़ा खुलने के बाद ऐसा लगता है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं और जो डीमैट खोलने वाली कंपनियां, एजेंसियां हैं, वो इस मामले में ग्राहकों को प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं करती हैं और उनसे चूंकि जल्दी ट्रेड कराना होता है, किसी को तुरंत ट्रेड करना होता है, तो उसका डीमैट अकाउंट तुरंत खोल दिया जाता और उसकी सारी प्रक्रियाएं या सारी व्यवहारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं। सेबी ने 31 मार्च 2023 की डेडलाइन तय की थी कि जिसमें सभी अकाउंट होल्डर्स को, जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको अपने बेनिफिशियरीज और नॉमिनीज के नाम रजिस्टर करने थे, पंजीकृत करने थे, और नहीं तो नॉन कंप्लायंस में उनके डीएक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इसे बढ़ाया गया पिछले साल भी एक बार, फिर उसके बाद एक बार बढ़ाया गया। अब अभी फिर नई डेडलाइन सामने है। देखना है कि सेबी इस मामले में क्या फैसला करती है। और इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक ग्रुप को 6 बैंकों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दी है। HDFC बैंक ग्रुप जिन बैंकों में हिस्सेदारी खरीदेगा उनमें यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। HDFC बैंक की ये हिस्सेदारी HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के जरिए खरीदेगा। HDFC बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन बैंकों में उसकी कुल हिस्सेदारी हर समय चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार के 9.5% से अधिक ना हो। सर, ये जो इंटर बैंक की इक्विटी खरीद हो रही है, इसके मायने क्या है और ये क्यों इस तरीके से शुरू हुआ? ये बड़ा रोचक और दिलचस्प घटनाक्रम है जो बाजार में चल रहा है कि एक प्राइवेट बैंक दूसरे निजी प्राइवेट बैंक की मदद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। कई कारण इसके हो सकते हैं, स्पष्ट रूप से तो रिजर्व बैंक ने इसका कारण नहीं बताया, लेकिन अब ये दिख रहा है कि जो बड़े बैंक हैं वो छोटे बैंकों में प्राइवेट बैंकों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या आपस में एक दूसरे से इक्विटी खरीद रहे हैं, और जबकि सरकारी एजेंसियों या सरकारी कंपनियों से बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में इक्विटी खरीदने के लिए कहा गया। शुरुआत कहाँ से हुई? LIC की इक्विटी खरीद से HDFC में। जब HDFC के स्टॉक पर हैमरिंग हुई, तेजी से गिरा और HDFC के स्टॉक में FPIs की बड़ी बिकवाली आई, उसके बाद LIC को तुरंत HDFC में इक्विटी उठाने के लिए कहा गया। अब जो ताज़ी खबरें आई हैं उन खबरों के हिसाब से ये पता चल रहा है कि HDFC बैंक ग्रुप जो पूरा है वो और एंटिटीज़ एस बैंक, इंडसइंड बैंक और 4 दूसरे बैंकों में, जिसमें कि ICICI भी है, जिसमें बंधन भी है, इनमें अपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। इन कोशिशों के 2 मकसद लगते हैं।
रिजर्व बैंक की तरफ से। पहला मकसद तो यह है कि चूंकि सरकारी बैंकों की तुलना में निजी बैंकों की तस्वीर थोड़ी डामाडोल है पिछले 5-6 महीनों से, और उन पर बिकवाली का दबाव काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में एफपीआईज़ की या विदेशी निवेशकों की बिकवाली हो सकती है। तो इसलिए ये जब इन बड़े निजी बैंक छोटे बैंकों में हिस्सेदारी लेंगे तो इससे उनके को बाजार के कॉन्फिडेंस को मजबूत करने में मदद मिलेगी। किसी स्थिति में अगर कोई हैमरिंग होती है, गिरावट आती है, सेल ऑफ आता है। दूसरी बात यह कि जो प्राइवेट बैंक है इनकी बैलेंस शीट्स को भी संभालने में इन बड़े बैंकों की हिस्सेदारी का फायदा होगा। रिजर्व बैंक ऐसा महसूस कर रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अब एक किस्म से गहरे अंतर बैंक रिश्तों की ज़रूरत है, जिससे कि इस स्पेस में अगर कोई झटका लगे तो उसे बर्दाश्त किया जा सके। और इसका असर आज शेयर बाजार में भी देखने को मिला। यस बैंक, इंडसइंड बैंक में अच्छी मजबूती। यस बैंक तो करीब 11% से ज़्यादा की मजबूती वहाँ पर देखने को मिली है, तो बाजार ने वेलकम किया है। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति निकल कर के आती है। इधर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द कानून का रूप मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इसे अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। आम चुनाव के लिए मार्च के पहले सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इस कानून का टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण सेक्टर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून भारतीयों से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और स्टोर करने से जुड़े कई नियम बताएगा। आपको बता दें कि सर, उपभोक्ताओं को डेटा हटाने का भी अधिकार मिलने की बात कही जा रही है, क्या मायने हैं? ये मामला भी काफ़ी समय से लंबित था और चल रहा था कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, यानी जो आपके क्रेडिट प्रोफाइल का डेटा अपने पास रखती हैं और उसे बैंकों से शेयर करती हैं, सिबिल जैसी कंपनियां, जिनके जरिए स्पष्ट होता है कि आप कर्ज लेने की आपकी पात्रता या योग्यता कितनी है। इसमें उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से अपनी जानकारी या सूचना हटा पाएंगे, उनका उसका हक होगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के पास विपुल जी क्या सूचनाएं होती हैं? आपके सारे लोन के आंकड़े होते हैं, आपके सारे क्रेडिट कार्ड के आंकड़े होते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसके साथ ये कहा गया है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, कि अगर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई व्यक्ति क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से अपनी जानकारी डिलीट कराने का ऑप्शन चुनेगा या उस पर जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम में उसका बाकी डेटा भी खत्म हो जाएगा और उसको बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस में दिक्कत होगी, यानी उसकी जो बाकी और भी सूचनाएं हैं वो भी समाप्त हो सकती हैं। अब ये उपभोक्ताओं पर है कि वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपना डेटा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। चलिए, इस बीच भारत में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स के खिलाफ नियामकीय कार्रवाई होने और ऑडिटर्स का उनके कामकाज पर सवाल उठाने के बाद उनकी बिक्री में मामूली 2% की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद भी भारतीय बाजार में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स का दबदबा बना हुआ है। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और आईक्यू जैसे ब्रांड्स के तहत स्मार्टफोन बेचने वाली चीनी कंपनी बीबीके ग्रुप बिक्री के मामले में सैमसंग और एप्पल से बहुत आगे है। वित्त वर्ष 2022-23 में बीबीके ग्रुप ने कुल 81,870 करोड़ रुपए की बिक्री की है। सैमसंग इंडिया की बिक्री 27% बढ़कर के 70,292 करोड़ रुपए और एप्पल की बिक्री 48% की बढ़त के साथ 49,321 करोड़ रुपए रही है। सर, चीन के फ़ोन तो अभी भी स्टार बने हुए हैं, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, क्या हो रहा है? दो चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। उपभोक्ताओं को इस बात से शायद फर्क नहीं पड़ रहा है कि भारत में जो काम करने वाली चीनी कंपनियां हैं उन पर हर आए दिन ईडी के छापे पड़ते हैं, उनमें यहाँ से लेकर चीन में पैसा ट्रांसफ़र करने के, फेमा के उल्लंघन के, इनकम टैक्स के उल्लंघन के बहुत सारे मामले पाए जाते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। जब बाजार की बात आती है तो ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसे फ़ोन बाजार में, वन प्लस जैसे फ़ोन बाजार में लीडर बने हुए, बल्कि यही नहीं, नए ब्रांड भी बाजार में चीन से आ गए हैं जो सस्ते स्मार्टफोन के बाजार में हिस्सा ले रहे हैं। और ये वो विसंगति है, वो पैराडॉक्स है कि जो कंपनियां भारतीय कानून की निगाह में उल्लंघन करती हुई, नियमों को तोड़ती हुई पाई जाती हैं, उनके प्रोडक्ट बेचने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रोडक्ट लगातार बिक रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप मोबाइल बाजार के और स्मार्टफोन बाजार के और दूसरे आंकड़ों को देखें तो सैमसंग दूसरी बड़ी कंपनी है जो करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स के साथ 2023 में बाजार में दूसरी बड़ी कंपनी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल चीनी कंपनियों का जादू, चीनी कंपनियों के उत्पादों का प्रभाव बाजार में और उनका बाजार हिस्सा बरकरार है और मजबूत है। इसकी दो बड़ी वजह हैं कि एक तो चीनी कंपनियों के फ़ोन सस्ते हैं और दूसरा फीचर्स के मामले में वो मौजूदा फ़ोन से पर हमेशा 20 और 21 और भारी पड़ते हैं। तो ये वो कारण है इसकी वजह से चीन का दबदबा स्मार्टफोन के बाजार में फिलहाल कायम दिखाई दे रहा है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का।
फिनटेक कंपनी पेटीएम पर रिजर्व बैंक की कार्रवाई से पहले कंपनी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर वह प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आ चुकी थी। प्रवर्तन निदेशालय को शक था कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए फेमा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और इसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 2 महीने पहले पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए हुए लेन देन को लेकर रिजर्व बैंक से जानकारी भी मांगी थी। ऐसा भी पता चला है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में कई खाते पैन नंबर के गलत इस्तेमाल के जरिए चल रहे थे और कई खातों की केवाईसी तक नहीं हुई थी। ये तमाम वजह हैं जिसके चलते रिजर्व बैंक ने पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर मुश्किल में फंसी कंपनी के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक को छोड़ दूसरे बैंकों के साथ करार करना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। करार से पहले दूसरे बैंक आरबीआई से इस बात का भरोसा चाहते हैं कि डील के बाद उन पर कोई आंच ना आ जाए। सोमवार तक खबर यह थी कि जियो फाइनेंशियल पेटीएम के साथ डील के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन सोमवार रात को ही जियो की तरफ से साफ कर दिया गया कि पेटीएम के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। उधर पेटीएम की प्रतियोगी कंपनियों की नज़र उसके स्टाफ पर टिकी हुई है और कंपनियों ने पेटीएम के टैलेंटेड स्टाफ को बेहतर ऑफर भी देने शुरू कर दिए हैं। सर, ईडी को पेटीएम के अंदर क्या दिख रहा था, क्योंकि अब तो कई सारी बातें सामने निकल करके आ रही हैं। पेटीएम के अंदर से अब जब रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की और भारत के इतिहास में किसी कंपनी या फिनटेक कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई कि चलती हुई देश की सबसे बड़ी कंपनी के पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द करने की स्थिति आ गई हो और उसका कारोबार बंद कर दिया गया हो, तो अब आप अगर अंग्रेजी के मुहावरे का इस्तेमाल करें तो अब कबर्ड से बहुत सारे स्केलेटन निकलकर बाहर आना शुरू हुए। हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि पेटीएम के भीतर क्या चल रहा है और 3-4 बड़ी चिंता वाली बातें पेटीएम से निकल कर आई जिनका असर आम उपभोक्ताओं के लिए भी समझना जरूरी है। पहली चीज यह कि अब सरकारी एजेंसियों ने कहा है कि वो रिजर्व बैंक से इसकी जानकारी मांग रही थी कि पेटीएम के भीतर क्या चल रहा है। क्या चल रहा था? पहली चीज ये कि पेटीएम के पर फॉरेक्स वायलेशन के मामले बने थे। ये मामले कैसे थे? यानी पेटीएम के जरिए तमाम ऐसे भुगतान किए गए थे, चाहे वो बेटिंग एप्स के लिए किए गए हों, चाहे बाकी भुगतानों में किए गए हों, जहां विदेशी मुद्रा विनिमय के नियमों का पालन नहीं किया गया था। और ईडी ने इस मामले में ऐसी सूचना है कि आरबीआई से जानकारी मांगी थी। तो क्या रिजर्व बैंक की कार्रवाई की एक वजह ये सूचनाएं या जानकारियां भी थी? लेकिन यही दूसरा सवाल तत्काल खड़ा होता, अगर ऐसा था तो आज तक ईडी ने ना कोई रिपोर्ट जारी की है, ना एफआईआर दर्ज की है, ना कोई ऑफेंस दर्ज किया है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक रेगुलेटर कार्रवाई करके कंपनी को बंद करने की स्थिति तक ले जाता है और दूसरे जो जांच एजेंसियां हैं जिनके बारे में लगातार ये सूचनाएं आ रही कि वो जांच कर रही थी, उन्होंने कोई एफआईआर तक आज तक दर्ज नहीं की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह पता चला कि जो सूचनाएं पेटीएम के पास थी उसमें पैन और केवाईसी से जुड़ी हुई जानकारियों में पारदर्शिता नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही पैन अकाउंट, एक ही पैन नंबर पर कई सारे खाते खोले गए, पैन नंबर्स का दुरुपयोग हुआ। यह भी माना गया कि कई जगह केवाईसी के नियमों का पालन नहीं किया गया और यह भी एक वजह थी कि जिस वजह से जिससे सूचना आई कि 1000 से ज़्यादा अकाउंट एक ही पैन नंबर पर थे। ये बात भी रिजर्व बैंक को मालूम थी। अब ये रिजर्व बैंक को बात कब से मालूम थी? अगर ये बात रिजर्व बैंक को 2018 से 2022 तक मालूम थी तो आज तक फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि रेगुलेटर की कार्रवाई अब कई सारे सवाल उठा रही है पेटीएम के कामकाज को लेकर, क्योंकि पेटीएम की जांच 2018 से चल रही है। 2018 में पहली बार नोटिस भेजा गया, फिर तो उसके बाद पेटीएम पर जुर्माना लगा, फिर पेटीएम के पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग से रोक दिया गया। पूरा सिलसिला है 2018 से 2023 के बीच में और 2024 की शुरुआत में आकर यह सख्त कार्रवाई होती है जब पेमेंट बैंक बंद होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि पेटीएम के भीतर इतनी सारी एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी सरकार अगर इतनी बड़ी समस्या थी कि इसका पेमेंट बैंक बंद होने की स्थिति आ जाती थी तो ग्राहकों को सूचित या अलर्ट या वार्न क्यों नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि पेटीएम अपना काम का सामान्य रूप से करता रहा और एक दिन अचानक रेगुलेटर ने इस पर क्रैकडाउन किया और अब उपभोक्ताओं को समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके भीतर काफी कुछ था। अगर ये सारे आरोप या जो चर्चाएं सही हैं, जिस मामले में पेटीएम की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया स्पष्ट रूप से, पर जांच पड़ताल तो चल रही है, तो फिर लोगों का बहुत सारा डेटा पेटीएम के पास है, उसकी सुरक्षा का सवाल भी उठेगा, क्योंकि जिन लोगों ने पेटीएम से ट्रांजैक्शंस किए हैं। सर, लेकिन ईडी को जब इतना ज़्यादा शक है या था तो ऐसे में बैंक अब जुड़ेंगे, मतलब क्योंकि इस पर तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान होगा। बिल्कुल, दूसरा जो बड़ा सवाल यही है ना कि अब जब ईडी जांच कर रहा, आरबीआई ने तो अपनी तरफ से पेमेंट बैंक से रिश्ता खत्म ही कर दिया और बंद कर दिया, तो अब बड़ा सवाल यह है कि जो बैंक पेमेंट बैंक से तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक तो बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी
पेटीएम के तमाम ऑपरेशंस बाकी बैंकों के साथ तो जुड़े हुए हैं। यदि मेरे पास पेटीएम का ऐप है मेरे मोबाइल पर और मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं भी कर रहा हूं, फिर भी मैं अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पेटीएम के वॉलेट से, पेटीएम के सिस्टम से पेमेंट कर सकता हूं, भुगतान कर सकता हूं। पेटीएम एज अ पेमेंट ऑपरेटर या पेमेंट पार्टनर देश भर की हर वेबसाइट पर हर जगह उपलब्ध है, जहां से अलग अलग बैंक अकाउंट के खाते। अब दुविधा जो समझ में आ रही है कि अगर कंपनी के अंदर इतने दाग हैं, इतनी परतें हैं, इतने रहस्य हैं, इतने उल्लंघन हैं, इतने वायलेशंस हैं, तो ये जो बैंक है इनको भी चिंता होगी कि वो पेटीएम के साथ जुड़े रह पाए या न रहे, या उनके साथ आगे काम करें या ना करें। ऐसी चर्चा है कि रिजर्व बैंक से बैंकों ने पूछा है कि बताइए आगे क्या करें, पेटीएम के साथ हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो थोड़ी ज्यादा चिंताजनक है पेटीएम के कामकाज को लेकर। तो अभी देखना होगा। हमें रिजर्व बैंक ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि बाकी बैंकों का क्या होगा, लेकिन इसका असर क्या होगा विपुल, में देख सकते हैं कि अगर बैंकों को इसमें स्पष्टता नहीं मिली तो बैंक धीमे धीमे पेटीएम के साथ ट्रांजैक्शंस में और बाकी चीजों में दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। सर, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि भविष्य क्या है, कुछ है भविष्य पेटीएम का या नहीं? समाप्त हो गया। कल तक इस बात की चर्चा थी कि पेटीएम का वॉलेट बिजनेस कोई खरीद लेगा, क्योंकि वॉलेट बिजनेस ही पेटीएम का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा बिजनेस था। पेमेंट बैंक बंद होने के बाद भी वॉलेट में कस्टमर्स हैं, पेमेंट में उन वॉलेट से ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, वॉलेट का इस्तेमाल कोई भी दूसरा फिनटेक कंपनी कर सकती है और अगर एक खरीद ले और उसे अपने पेमेंट बैंक से इसे जोड़ सकती है। लेकिन अब जब ईडी के, फेमा के, पैन के, केवाईसी के और उसके साथ चीन के लिंक तो हैं ही पुराने, ये सारे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, तो पेटीएम के वॉलेट को भी खरीदने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए कल सुबह चर्चा थी, फिर कल शाम को जियो फाइनेंस की तरफ से इस बात का इनकार आ गया। अभी जब तक विपुल ये सारा जांच का, पड़ताल का, ईडी का, फेमा का और तमाम नियमों के उल्लंघन की तस्वीर साफ नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि रिजर्व बैंक किसी को इस बात की इजाजत देगा कि वो पेटीएम के वॉलेट का अधिग्रहण कर ले और कोई दूसरा बैंक या कोई दूसरी बड़ी वित्तीय एजेंसी पेटीएम के साथ गठजोड़ में आगे आएगी। इस पर भी डाउट है और इसका असर हमें पेटीएम के भविष्य पर और ज़्यादा गहराता दिखाई देगा। चलिए, तो पेटीएम का भविष्य फिलहाल और ज़्यादा संशय में है और जितने भी निवेशक हैं, जितने भी एक्सपर्ट हम लगातार बात कर रहे हैं, तो आप सभी से जहां मौका मिले वहां पर निकलने की ही सलाह सारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। हालांकि 3 दिन तो मौका नहीं मिला आप लोअर सर्किट की वजह से बेचने का, लेकिन जहां मौका मिले निकल जाइए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा में एक नए तरीके का फ्रॉड सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ शाखाओं के कर्मचारियों ने अपने गोल्ड लोन के टारगेट को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के फर्जी खाते खोल दिए। इस तरह के मामले सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में पकड़े गए हैं। बैंक के कुछ कर्मचारियों ने अपने मित्रवत ग्राहकों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम किया। बिना गोल्ड लिए इन ग्राहकों को गोल्ड लोन देकर के राशि उनके खाते में जमा की गई और बाद में ये राशि बैंक को वापस लौटा दी गई। सर, ये किस तरह का मामला है और बैंक ऑफ बड़ौदा में चल क्या रहा है? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक और विवादित में और दागों में फंसा हुआ बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिस तरह से पिछले 6 महीने के अंदर से तरह तरह के उल्लंघनों के मामले में फंसकर सामने आ रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर एक पूरा मामला बना था, उसके बाद रोक लगाई गई थी। ये ताज़ा स्कैम और भी ज़्यादा रहस्यमय है। हुआ ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक गोल्डन स्कीम चलाता है, जिसे बाकी लोग गोल्डन स्कीम चलाते हैं, जिसमें अपना गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखकर जमा कर सकते हैं और 9.4% या 9.5% की दर पर बैंक कर्ज देता है। दक्षिण भारत में गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेने का बड़ा प्रचलन है, क्योंकि साउथ इंडिया गोल्ड लोन का बड़ा मार्केट है। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए गोल्ड की नकली या फर्जी जमा या मॉर्गेज दिखा दी और उसके बदले वो कर्ज दे दिया गया और शॉर्ट टर्म में वो कर्ज का इस्तेमाल किसी को पैसा देने के लिए किया गया। गोल्ड की रिसीव या गोल्ड की प्राप्ति अकाउंट में नहीं दिखाएगी। ये बात भी निकलकर विपुल सामने आई तब जब अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर तरह तरीके की जांच शुरू हुई है, जो ऐप के सिलसिले में है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा हुआ है, क्या और भी बैंकों में ऐसा हो सकता है? शायद रिजर्व बैंक की जाँच का इंतजार रहेगा हमें इस मामले में कि रिजर्व बैंक इसको लेकर क्या कहता है। इधर अमेरिका में मार्च से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगभग न के बराबर नजर आ रही है। असल में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि फेडरल रिजर्व अभी दरों में कटौती के लिए तैयार नहीं है और वो महंगाई के 2% तक आने के संकेतों का इंतजार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका भरोसा बढ़ा है, लेकिन वो चाहते हैं कि दरों में कमी का अहम फैसला लेने से पहले भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो। पावेल के इस बयान के बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली और अमेरिकी बाज़ारों में कल जो है दबाव देखने को मिला है। सर, इस बयान को जेरोम पावेल के बाजार कैसे ले सकता है, कैसे पढ़ा जाए? पावेल ने और दो टूक कह दिया। फेडरल रिजर्व की बैठक के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि ब्याज दरों में जल्दी कटौती की संभावना
नहीं। और अब तो जेरोम पावेल ने काफ़ी खुलकर ये बात कह दी कि ब्याज दरों में कमी के लिए, एक इंटरव्यू जो उनका है उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ब्याज दरों में कमी के लिए फेडरल रिजर्व इंतजार करेगा। 2% की महंगाई दर 2% की महंगाई दर का लक्ष्य है वहाँ फेडरल रिजर्व का, और वहाँ तक महंगाई कम होने तक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करने की संभावना बनती नहीं देख रहा है। करीब 5% से ऊपर की ब्याज दरें बनी हुई हैं। हालांकि बाजार इस बात पर बेट कर रहा था कि इस साल कम से कम 1 या 2 कटौती तो आएंगी ही। ऐसा माना जा रहा था कि अगले 6 महीनों में 1-2 कटौती आएंगी, लेकिन पावेल कोई भी रियायत देने की स्थिति में नरम पड़ने को तैयार नहीं, और इसीलिए हमने ये असर देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी अब भी मजबूत हुई और डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती आई, जिसका असर बाकी दुनिया की मुद्राओं पर पड़ा है। तो इसका संकेत आपके लिए ये है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें अभी घटने का सिलसिला नहीं शुरू होता है तो भारत में भी अभी थोड़ा लंबा समय लग सकता है। चलिए अब जो है फटाफट कुछ खबरों का रुख करते हैं झटपट में। चीन के शेयर बाजार और स्मॉल कैप शेयरों में जारी भारी गिरावट की रोकथाम के लिए चीन के शेयर बाजार नियामक ने ट्रेडिंग पर प्रतिबंध से जुड़े नियमों को और कड़ा किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर से घरेलू संस्थागत निवेशों के साथ साथ विदेशी निवेशकों के लिए भी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध को कड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ चीनी ब्रोकर जो अपनी विदेशी इकाइयों के लिए शेयर खरीदने के लिए चैनल का उपयोग करते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन कम ना करने के लिए कहा गया है। प्याज और आलू की कीमत घटने से खाद्य महंगाई में राहत मिलने की उम्मीद फिर टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि लहसुन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खराब मौसम की वजह से रबी सीजन में लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से उसके उत्पादन पर भी असर पड़ा है। कम उत्पादन की वजह से बाजार में लहसुन की खुदरा कीमत 500 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। LIC के शेयरों में निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। LIC का शेयर सोमवार को करीब 6% उछलकर पहली बार 1000 रुपये के पार पहुंच गया। इसके साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इस साल अब तक LIC का शेयर 20% चढ़ चुका है। मई 2022 में LIC 949 रुपये के इशू प्राइस पर IPO लेकर के आया था, जिसमें सरकार ने अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। सर, ये कुछ खबरें झटपट की, आपकी टिप्पणी किसी पर? LIC के स्टॉक में लंबे समय के बाद, मतलब LIC के निवेशकों के लिए लंबे समय बाद ये मौका बना है जब LIC अपने इशू प्राइस से ऊपर पहुंचता दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो PSU स्टॉक्स में रैली आई है उसका थोड़ा हवा LIC को भी लग गई है लंबे समय बाद, तो LIC में थोड़ी तेजी दिखाई दी। हालांकि LIC की बैलेंस शीट में उसके कामकाज में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ जिसके आधार पर हम इस रैली को देख सकें। लेकिन अगर आप बाजार में देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से LIC काफ़ी कमजोर और पिटा हुआ शेयर था, तो धीमे धीमे जब PSU सेक्टर में रैली दिखाई दी तो LIC ऊपर आया है। यहाँ कब तक टिका रह सकता है, क्या एग्जिट शुरू होंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन LIC का स्टॉक अब 1000 के रुपए की मंजिल को या माइलस्टोन को पार कर गया, छू गया है, बल्कि पार भी कर गया था। तो चलिए, लेकिन LIC के शेयर में क्या करना चाहिए और कहां पे एग्जिट लेना चाहिए, इसके लिए तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ दोपहर 1 बजे जुड़ते हैं। आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो लाइव हेलो मनी 9 में हमारे साथ दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम जो है खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हम मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी तमाम सारी खबरें लेकर के हम लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपको बता रहे हैं। मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दीवार है।